बेटा कल जो आपको काम कराया था किरचॉफ के लॉ जो बताए थे दोनों आपने पढ़ लिए होंगे। अब उनका यूज करते हुए आज फिर मैं आपको 2 आर्टिकल बताने लग रहा हूँ। अच्छे से उसको समझना है, उसको अप्लाई करके देखना है। और आपके न्यूमेरिकल में जैसे किरचॉफ से कल 2 लॉज कराए थे ना, उसमें टाइप ए न्यूमेरिकल दूसरे पार्ट में जो है जो आपका सेकंड चैप्टर है टाइप ए के न्यूमेरिकल यही मिलेंगे सब किरचॉफ के लॉ पे बेस्ड है। और ऐसे न्यूमेरिकल है जो ओम्स लॉ के दौरान सर्किट में हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल पता ही नहीं लगे तो आप किरचॉफ लॉ लगा दो, उसमें किरचॉफ के लॉ लगा के क्वेश्चन बना लो। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को जहाँ ओम्स लॉ के क्वेश्चंस फेल हो जाते हैं, जहाँ ओम्स लॉ नहीं लगा पाते हम ढंग से, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा सीरीज में रेजिस्टेंस कौन सा पैरेलल में, उस दौरान के लिए ही किरचॉफ लॉ बनाया है। किरचॉफ लॉ से हम हर कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ये मतलब ईएमएफ सेल वगैरह जुड़े होते हैं उनको ठीक से कर सकते हैं। तो बेटा आपने न्यूमेरिकल भी करके देने टाइप ए के। आज जो करा हुआ विट्स ब्रिज और मीटर ब्रिज 2 चीजें हैं, इसका टाइप बी में न्यूमेरिकल मिलेगा। मतलब हर कोई टॉपिक अपने आप में एक अलग टाइप लेके आएगा यहाँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल यहाँ से खूब आते हैं। ये 8 नंबर की यूनिट है, पहले 7 की होती थी, अभी 8 की कर दी गई, 1 नंबर बढ़ा दिया गया। कोरोना की वजह से सिलेबस जब रिड्यूस हुआ है तो इसमें 15 ऐड कर दिया गया। ये बहुत अच्छी यूनिट है, इस चैप्टर को करना बहुत ही जबरदस्त रहेगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी है कि जिससे आपको लगे, ये जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतने आपके प्रैक्टिकल में अच्छा काम पड़ेगा, उतना ही आपके न्यूमेरिकल अच्छे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं शुरू करता हूँ विड्थ और ब्रिज। डेफिनेशंस वगैरह मैं यहाँ बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, बुक में दे रखी है एज इट इज, फिगर बना के उसको प्रूव करेंगे हम बढ़िया से, ठीक है। कल का काम तो मेरे को बाहर जाना पड़ा इसलिए मैं कर नहीं पाया। आज आपको सारे के सारे दूसरे चैप्टर के जहां तक आज काम करूंगा उसके नोट्स भी बना के मैं डाल दूंगा, वहां से आप उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है बेटा दूसरा विड्थ और ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विड्थ और ब्रिज तो सबसे पहले विड्थ और ब्रिज क्या है इसको बताते हैं। यहां बेटा हम 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, ऐसे बनाते हैं हम। एक रेजिस्टेंस सामने ये ले ली, एक रेजिस्टेंस सामने ये ले ली, एक रेजिस्टेंस सामने यहां ले ली और एक रेजिस्टेंस सामने यहां ले ली। ये 4 रेजिस्टेंस सामने इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है बेटा। और इसका नाम हमने जैसे आपको बता रखा है, यहाँ इनके नाम रखेंगे। इसको बी का नाम दिया, इसको डी का नाम दिया, इसको ए का नाम दिया, इसको सी का नाम दिया। आपकी बुक्स में दे रखा होगा ये पी रेजिस्टेंस होगी, ये क्यू हो सकती है या ये भी क्यू हो सकती है, मेरे को नहीं पता कौन सा। बात देखिए, ये आर रेजिस्टेंस है, ये एस रेजिस्टेंस, मतलब पी क्यू आर एस, ठीक है बेटा। पी क्यू आर एस ऐसे हो सकते, कोई उसे कर दे। ये 4 रेजिस्टेंस हमने ले रखी है, इनको हमने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है कि एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पास होने के लिए जगह। रिवर के ऊपर से जाएंगे तो वहां से पार करने की जगह होगी ना, तो इसलिए करंट के जाने की जगह ये है, इसलिए इसको ब्रिज का नाम दिया गया है। अब इस बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, एक की लगेगी। और ए और सी के बीच में एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक अकेला सेल है तो सेल कहलाएगा, मोर देन 1 सेल है 2 3 4 5 तो वो कहलाएंगे बैटरी। तो ए और सी के बीच में क्या जोड़ा हमने? बैटरी। और यहाँ इसके अंदर भी हमने एक की लगा रखी है, इस की का नाम K1 कर दिया, इसका K रख दिया। ये आपकी फिगर में होगी, क्योंकि फिगर समझ में आई हर चीज बढ़िया से हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो क्या है बेटा विड्थ और ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस को लिया जाएगा,
उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाएगा जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, एक ब्रिज फॉर्म करते हुए। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया गया कि K1 के थ्रू। ए और सी के बीच में अक्रॉस, ए और सी के अक्रॉस बोलेंगे, उसमें हमने जोड़ दिया है एक बैटरी को की K के साथ, जैसा फिगर में दिखा। ठीक है, पहले इसकी K1 को आप प्लग करो, इसको ऑन कर दो, मतलब इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ना। ठीक है, इंडक्शन इफेक्ट हट जाएगा यहां से, पहले हमें ध्यान रखना है। अब हमने P, Q, R, S इनकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ये गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, इसमें मीटर होता है, बीच में होता है, इधर भी 30 तक रेंज होती है, इधर भी 30 तक होती है, ये बीच में 0 होता है। और जैसे ही हम इसमें बैटरी को जोड़ेंगे कि वैल्यू एडजस्ट नहीं कर रखी होगी, तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग होगी, क्या इधर होगी या इधर होगी, कहीं ना कहीं कोई रीडिंग आएगी, 10, 20, 5, 7 भी आएगी। लेकिन की वैल्यू को एडजस्ट करना शुरू कर दो, चेंज करना शुरू कर दो धीरे धीरे, और ऐसे एडजस्ट करो कि गैल्वेनोमीटर वापस 0 पे आ जाए। जैसे ही 0 पे आएगा, फिर आप चेक करना P के बटे Q को करना, P बाई Q करना, और R बाई S करना, दोनों का रेशियो बराबर मिलेगा। ये यहाँ पर इसको बैलेंस विस्टोरेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बैलेंस विस्टोरेज। समझ में आ रहा है ना जो चीज मैं आपको कह रहा हूँ? बाद में 1-4 लाइनों में लिखना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दिमाग से समझना जरूरी है, अंदर दिमाग में घुसाना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, if four resistors P, Q, R, S are arranged to form a bridge as shown in the figure. Across BD, a galvanometer through K1 is connected. Across AC terminal, a battery with key K is connected, shown in the figure. Now the value of P, Q, R are P, Q, R, S are adjusted in such a way that a galvanometer shows a no deflection. Then P by Q will be equal to R by S. This is called Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge का नाम है। इस की को पहले ऑन करना है, फिर इसको ऑन करना है। इससे इसके अंदर रेजिस्टेंस का कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये डेफिनेशन? फिगर समझ में आई है? मैं फिगर 5 से 7 मिनट ले रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, तो करना रह जाएगा। और वो किरचॉफ से 2 लॉ से प्रूव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? सुन रहे हो, समझ रहे हो? फिर से लाता हूं बेटा डेफिनेशन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अनुसार अगर 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो ब्रिज को फॉर्म करें, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। Across terminal BD, a galvanometer with key K1 is connected. Across terminal AC, a battery with a key K is connected. If we first press key K1, then key K and the value of P, Q are adjusted in such a way that the galvanometer shows a no deflection, then P by Q will be equal to R by S. This is called Wheatstone bridge. Clear है भाई? शायद मैंने आपको तीसरी बार बताया है। एक बार आप अच्छे से सारा काम जब तैयार हो जाए, आपको वीडियो भेजे उस पर लेना, 6 बार हो जाएगा। सही है यानी? अब हमने प्रूव करना है कि P by Q is equal to R by S। ये स्टेटमेंट थी, स्टेट एंड प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले स्टेटमेंट लिखोगे, फिगर बनाओगे, ये प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव यहाँ करेंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसा काम करते हैं। अब पहले हम करंट का डिवीजन करते हैं पुत्र। यहां से करंट चला आई करंट, ठीक है, और इस पार्ट में मान लो करंट चला गया, यहाँ आई आ गया, इसमें करंट चला गया मान लो I1, तो यहाँ करंट जाएगा तो आपको पता कल बताया था आने वाले करंट का जोड़ जाने वाले करंट के बराबर होता है। आई करंट आया, उसमें से ये बाहर गया, बाकी यहाँ से जाएगा ना,
इसका क्या नाम रख दे, I2 रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या रहेगा, I माइनस I1, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जोड़ करोगे तो वही 0 आ जाएगा। समझ गए नहीं, I आने वाला और ये जाने वाला दोनों जोड़ा I1 कट जाएगा, बराबर ही होगा। सही है, किरचॉफ का पहला लॉ लगा के किया हमने डिवीजन। अब यहां पहुंचे, यहाँ पहुंच करंट I1 में से इधर भी जाएगा, I1 जो है उसमें से नीचे आएगा, कुछ यहाँ जाएगा, जो गैलोमीटर कट जाता है उसका नाम मैंने I3 लिख दिया। फिर यहाँ कितना गया पुत्र बताओ, I1 माइनस IG, ठीक है बेटा। फिर किरचॉफ का क्या लगा दिया, फर्स्ट लॉ, करंट लॉ। अब यहाँ आते हैं, इधर से भी करंट आने लग रहा है, इधर से भी करंट आया, कितना आ रहा है इधर से, I माइनस I1, इधर से कितना आया, IG, दोनों मिलके यहाँ इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों आने वाले हैं, ये क्या होगा, जाने वाला। तो ये यहाँ से क्या आ गया, I माइनस I1 प्लस IG, और इन दोनों को जोड़ोगे, I1 यहाँ किसका है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा है, नेगेटिव, यहाँ कैसा है, IG, नेगेटिव, यहाँ कैसा है, पॉजिटिव, जोड़ते ही वापस I बन जाएगा। अगर ये I बन गया है तो आपने बीच में करंट का डिवीजन प्रॉपर सही किया है, और आपने इसका 70% तक का काम ठीक कर लिया है, प्रूव करने का। फिगर समझ में आ गई थी, करंट डिवीजन समझ में आ गया, मतलब आपने मोर देन 70%, 70 बोला मिनिमम, इससे भी ज्यादा बढ़िया काम आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पूछना है, यहाँ तक क्लियर है? किरचॉफ का कौन सा लॉ लगाया इस डिवीजन के दौरान, फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया हमने। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, तो क्लोज पाथ में लगेगा। इसमें क्लोज पाथ कौन से हैं, एक तो ये रहा भैया, होगा ना A B D A, और एक ये रहा, ठीक है या नहीं, इसको मान लो आप, क्या नाम होगा, B C D B। इसके लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा देंगे। तो पहले लगाते हैं बेटा हम यहाँ क्लोज पाथ, कौन सा, A B D A, पहला है नंबर 1, A B D A, A से B गए, कोई सेल आया है, यहां से आए कोई है नहीं है, यहां से आ गए कोई है नहीं है, तो सेल तो आए ही नहीं, तो EMF का सम, तो यहां तो EMF तो 0 होगा, बराबर है। इस साइड में क्या लिखते हैं, IR का प्रोडक्ट, I और R का प्रोडक्ट, तो यहां से आ गए, आया I और R है, R तो है, कितनी वैल्यू का है, B, कितना करने जा रहा है, I, तो क्या हो गया, I1 B, I1 करने जा रहा है ना यहाँ से, तो इसको क्या लिखेंगे हम, I1 B, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा इधर से दूर से, I1 B, ठीक है बेटा। बताओ साइन कैसा लगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिधर जा रहे हो उधर करंट जा रहा है, तो कैसे साइन लेते हैं, पॉजिटिव, बताया था कल आपको, देखो गलती से। अब अगले पार्ट पे आते हैं, प्लस या माइनस तो हम डिसाइड करेंगे अभी। यहां से आए, कोई रेजिस्टेंस आई, हाँ आई, ये जो गैलोमीटर होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी खुद की रेजिस्टेंस होती है, समझ रहे हो। गैलोमीटर यहाँ दो चीज दिखाएगा, एक तो खुद जी किसके लिए है, गैलोमीटर के लिए, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, उसको भी जी से लिखेंगे कैपिटल से, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या मान लो आप, C। तो रेजिस्टेंस I कितना कट जा रहा है इसमें से, IG, तो कितना आ जाएगा बोलो, IG इंटू साइन, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे आने लग रहा है, जितना हमारे हैं, और यहां से यहाँ देखिए भाई D से A आएंगे तो R है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, शाबाश बेटा। तो नेगेटिव में क्या लिख देंगे, I माइनस I1 इंटू, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, क्लियर है बेटा। इसमें वैसे ही लगाओ आप क्लोज पाथ में, दूसरे क्लोज पाथ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, B C D B, चलो लगाओ, क्या होगा बोलो, पहले तो बैटरी कोई भी नहीं आई, तो 0 ही होगी, बराबर है। आगे I माइनस I1 इंटू
क्यू प्लस का है माइनस I1 माइनस IG, सॉरी I1 माइनस IG है भैया, I1 माइनस I क्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे भाई वहां से आएंगे तो माइनस अपोजिट लगा दो और क्या हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और यहां से आ जाएंगे तो माइनस IG इंटू V, टेक इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसको P Q R S की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट कैसे करते हैं कि G की वैल्यू क्या आ जाए, G के अंदर जो IG करंट जा रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, तो हम लिख देंगे व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो रिफ्लेक्शन, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो रिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है तो IG को हम 0 के बराबर ले लेंगे। इन दोनों इक्वेशन में IG को 0 रख दो, इसमें भी IG को 0 रखेंगे, इसमें भी IG को 0 रखेंगे। एक काम करते हैं, इन चीजों को अब इधर लेके आऊं मैं और 0 को इधर लेके आऊं, कोई बात तो फर्क तो नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख दो, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख रहे हैं। देखो भाई क्या होगा I1P प्लस IG क्या होगा ये, तो सारा 0 हो गया ये, चलो भाई माइनस I1 ये क्या बन गया फिर यहाँ प्लस में I माइनस है I1 इंटू R, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का आ गया भाई, बराबर है 0। समझ में आया या नहीं? इक्वेशन 1 में IG को 0 रख दिया, चलो इसमें रखो 0, 0 बराबर है, ये 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा I1 0 माइनस ये 0 हो जाएगा I माइनस I1 S, और ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो क्या है बोलो भैया I1 है, यहाँ हमने लिखा, सॉरी हमने क्या लिखा I1P लिखना था मुझे, ठीक है, और ये I1 क्यों हो गया माइनस I1 माइनस है I1 S इज इक्वल टू, ये है कि देखियो सही है या नहीं, इसमें रखने से वो इक्वेशन पहले वाले, इसमें रखने से ये आ, मतलब पहले में रखेंगे तो इक्वेशन 3 आ जाएगी IG को 0, और दूसरे में रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब इन दोनों में इनको इधर ले जाओ या डिवाइड कर दो भाई, पहले इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, पहले इधर लेके जाओ, क्या होगा इससे क्या आएगा I1P बराबर है I माइनस I1 R, और यहाँ से क्या आएगा I1Q बराबर है I माइनस I1 S। अब इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग प्लीज, डिवाइड करो, क्या हो जाएगा I1 से I1 कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, डिवाइडिंग प्लीज, नाम क्या होगा 5, इसको 6, और यहाँ डिवाइडिंग 5 बाई 6, और व्हाट इज दिस बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज। समझ में आया नहीं? समझ गए बेटा, कुछ अलग नहीं आया निकल के। अगर आपने ध्यान दिया हो किरचॉफ के अगर कल दो ला बताए थे, दोनों आते होंगे तो वेरी इजी, फिगर के अंदर करंट डिवीजन किया और आगे कर दो बस, किरचॉफ के ला लगा, क्लियर है भाई? समझ में आया या नहीं? तो इसको भी 2 से 3 नंबर में पूछते हैं, और न्यूमेरिकल पर्पस से तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा, न्यूमेरिकल तो इसके ऊपर थोक में आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं। अकेला इसी पे आ जाए, किसी और क्वेश्चन में इसको घुसा दे, वहां कंसेप्ट में आ जाए, ये तो आते ही रहेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करनी है। अब आके इसके ऊपर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट है इसमें कोई? आपको पढ़ना है, बुक से देखना है, सुन लेना दोबारा, कोई आपको दिक्कत नहीं आना, ठीक है बेटा? समझ रहे हो या नहीं? अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। सबको क्लियर है ना? बड़ा आराम से आपको बताया गया है, और बुक के नोटिफिकेशंस को बुक के अंदर जो रखा है उसमें चीजों को माना गया है। अब अगला टॉपिक जो है इसी की
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे हम, वो आता है इसमें। इसमें और भी न्यूमेरिकल्स में आता है। कोई आपसे पूछ रही है विड्थ ऑन ब्रिज सबसे सेंसिटिव कब होता है, सबसे एक्यूरेट कब मेजर करेगा, तब आपने कहना ये चारों दो रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो सबसे बेस्ट काम करेगा। ठीक है बेटा, ये सबसे बेस्ट काम करेगा तब। मैंने विड्थ ऑन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, तो क्या नाम दोगे, when the four resistance are equal और ऑलमोस्ट इक्वल है तो भी अच्छा काम करेगा। बात समझ रहे नहीं, मोस्ट सेंसिटिव चारों बराबर हो तो बेस्ट, समझ गया नहीं। अब इसमें थोड़ा और भी टेक्निक आती है, कुछ क्वेश्चन करंट यहाँ से कैसे जाएगा, इसमें से कैसे जाएगा, वो आपको पहले ये करो, फिर न्यूमेरिकल आएंगे, उन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि करंट डी से डी जाएगा, डी से डी जाएगा, तो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आता बस, तो इसकी प्रैक्टिस तो कर लो, अभी बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले आप अपने, क्योंकि हमारा मोटिव एक है आप समझ के काम करो, हमने थोड़ी करना, आपको आना चाहिए, पहले समझो ताकि वो आगे पॉइंट बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक जो हम लेने लग रहे हैं उसका नाम है मीटर ब्रिज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विड्थ ऑन ब्रिज। विड्थ ऑन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, इसी का नाम मीटर ब्रिज। बेटा मीटर में METER ऐसे लिखा हो सकता है और मीटर ब्रिज में RE भी लिखा होता है। ये आपके फॉन्ट मतलब अपने पैटर्न होते हैं, एक यूके इंग्लिश होती है और एक USA इंग्लिश होती है। तो ये यूके इंग्लिश में ये होता है, USA में ER होता है। ऐसे सेंटर में आता है CNTR भी होता है, CNTR भी होता है, तो उसका पैटर्न होता है। तो आपने मीटर ब्रिज ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख जाते हैं मीटर ब्रिज। और इसी का दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज। सबसे पहले आपसे पूछे क्या है ये, तो आप नाम दोगे इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विड्थ ऑन ब्रिज, बैलेंस्ड विड्थ ऑन ब्रिज। बैलेंस विड्थ ऑन ब्रिज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हम लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट इंस्ट्रूमेंट यही होता है मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें बाकी चीजें रेजिस्टेंस और सिग्नल वगैरह तो होते हैं। ठीक है, इसमें जो वायर है, एक जो वायर यूज करेंगे वो 1 मीटर लंबाई का होगा, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया, अदरवाइज क्या है ये स्लाइड वायर ब्रिज। और वायर की लेंथ एक कंप्लीट 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया हमें मीटर ब्रिज। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं। अब आपको क्या होता है ये देखो, ध्यान देना, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसे एक वुडन प्लैंक होता है, लकड़ी का जो फट्टा होता है ना उसको हम वुडन प्लैंक का नाम देंगे। समझ में आपको आना चाहिए, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुडन प्लैंक है, कई जगह ये लकड़ी सी फॉर्म होती है, लेकिन होता ये क्या है, गत्ता होता है नॉर्मल। ठीक है, आप जहाँ बैठे हुए जिस बेंच के ऊपर, ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा है और जहाँ नीचे बैठे हो तो थोड़ा नैरो दिखा रखा हुआ है ना, ये ऐसे इकट्ठा होता है ये बस। ठीक है, तो आप नीचे बैठे हो जिस बेंच पे, उस पे ऐसी शेप का दिखा रखा हुआ ये, आपने ध्यान रखना। इसके ऊपर एडजस्ट कर रखा होता है बेटा, इसी को चौड़ा लेंगे हम। इसमें टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ ए होगा, एक टर्मिनल यहाँ ए होगा। कैसे कर रखा होगा, ये टर्मिनल बना रखा कनेक्शन करने के लिए। इस गत्ते के अंदर जो भी ले रखा है, बोर्ड के अंदर नीचे से एक नट निकलेगा बाहर होल करके, एक नट निकाल दो बाहर की तरफ लंबे वाला, ऊपर उसके ऊपर स्क्रू टाइट कर दो। आप नट लेके आए, ऊपर से उसको टाइट कर दो, हो जाएगा बंद, वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ ना, आपने अरेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ पे रखा ये, आप देखोगे तो नीचे ये कर रखा, ऊपर से बिल्कुल ऐसे है, ऊपर से गए हुए हैं, नीचे देखोगे तो निकले हुए हैं अंदर से एक्स्ट्रा।
तो उससे बड़ा ले लो और बाहर निकल के आ जाएगा इतना। एक तो टाइट होगा ये, दूसरा एक नट और लगा दो उसके ऊपर, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और बीच में तार जोड़ के बढ़िया बन जाएगा। आपको प्रैक्टिकल की लैब में जाएंगे जब आपको दिखाएंगे, फिलहाल आपको समझ आना चाहिए यहाँ ये जो है एक नट लगा के अरेंजमेंट, तार जोड़ने का अरेंजमेंट है, देसी भाषा में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे टर्मिनल यहाँ होगा बिल्कुल एग्जैक्टली, उसको मैं सी का नाम दे रहा हूँ क्योंकि हमने तो ब्रिज प्रूव किया था, उसी से मैच कराएंगे इसको। इन दोनों के बीच में ये जो दो नट लगा रखे होते हैं, इन दोनों के बिल्कुल साथ लगता हुआ यहां से 1 मीटर का स्केल होता है। जो 1 मीटर का स्केल आप यूज करते होंगे, बड़े वाला आपने देखा होगा ना, जो मार्केट में मिलता है या आप देखते होंगे लैब वगैरह मिलता आता है, अलग से लकड़ी का आता है, वो 1 मीटर का स्केल होता है। उसमें रीडिंग होती है 0 से लेके 100 तक, ऐसे मार्किंग करके 100 तक ला रखा होगा। 2 सिरे हैं, ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक बार 0 से 100 यहाँ होगी और एक इधर से 0 से 100 होगी। मतलब आप किसी तरह से हाथ में उठा लियो, जहाँ मार्किंग करके एक जगह से आपको 0 से 100 दोनों दिखेगी, समझ गए यानी भाई। यहाँ 0 से 100 है, गलती से उल्टा रखा गया तो यहाँ से 0 से 100 ही हो जाएगी। बात समझे नहीं, 2 बार मार्किंग होती है, कभी ध्यान से देखियो। ऐसे बढ़ो, कोई चीज हाथ में आए कीनली ऑब्जर्वेशन करो, ये नहीं लेके घूमे जाओ नंबरदारों की तरह, पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। चीज हाथ में उसको समझो क्या है, ये कैसे कहां से किस तरीके से कर रखा काम। ऑब्जर्वेटिव बनो कुछ, व्हाई दिस हैज बीन टेकन, इस तरह शेप क्यों है, ऐसा क्या कर रखा है, स्केल के अंदर कैसे बना रखा है, ये चेक करोगे। अभी लगा दे तो देख रखा है स्केल के 2 बार मार्किंग होती है उसकी, क्योंकि आपका जो नॉर्मल स्केल होता है ना छोटे वाला, उसमें 2 जगह स्केल, उसमें 2 मार्किंग होती है, एक सेंटीमीटर में होती है और एक इंच में होती है। इसमें वो अलग होती है क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें यहाँ से 0 से 100 और यहाँ से 0 से 100, समझ गए यानी दोनों तरीके सही। इसके साथ यहाँ ऊपर भी एक पॉइंट दे रखा होगा, यहाँ प्रोविजन नट लगा रखा होता है। इन दोनों के बीच में पत्ती जुड़ी होती है, जोड़ रखा होता है, एक स्टेनलेस की पत्ती जोड़ रखी होती है। ऐसे यहाँ भी इन दोनों के बीच में ऊपर एक प्रोविजन करके एक पत्ती यहाँ भी जोड़ रखी होगी स्टेनलेस स्टील की, और यहाँ से भी एक पत्ती जोड़ रखी होगी स्टेनलेस स्टील की, और यहाँ प्रोविजन फिर दे रखा है। ऐसे यहाँ भी प्रोविजन दे रखा होगा भाई ये, ठीक है। और फिर यहाँ इनके अंदर एक गैप छोड़ के और यहाँ भी गैप बढ़ जाएगा, फिर वो पत्ती लगा रखी होती है। एक टर्मिनल यहाँ होगा, एक बीच में होगा, एक इधर होगा और यहाँ। अब इस तरीके से एक गैप तो यहाँ बढ़ गया, ये ध्यान दोगे तो एक गैप यहाँ बढ़ गया। ये सब नट बने हुए हैं, नट लगे हुए हैं वैसे तारों को जोड़ने के लिए, कई पत्ती को जोड़ने के लिए, कई तारों को जोड़ने के लिए। अभी इंस्ट्रूमेंट आपके सामने लैब में जाके ढूंढो बेटा वेट्स और ब्रेस, आप निकाल लाओगे, पक्का विश्वास इस चीज का कि सर ये रहा पट्टे के ऊपर ऐसी चीज तो ये दिख रही है, ले आओ। एक गैप ये बन गया। ऐसे जब खड़े होते हैं तो हमारा कौन सा हाथ है, लेफ्ट, और ये कौन सा है, तो इसको लेफ्ट गैप का नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, राइट गैप का नाम। तो इसमें 2 गैप, एक लेफ्ट गैप होता है कि समझ में आए इसकी कंस्ट्रक्शन। पहले 3 किस तरह से दिखता है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, एक इसको दबा के यहाँ से इसके नट के साथ, ये जो नट होता है इसके नीचे एक वायर दबा होगा, टाइट कर रखा होगा, और इस स्केल के ऊपर से वायर जा रहा होगा और बिल्कुल साथ इसमें जुड़ा होगा ये। और जो ये वायर गया ये 1 मीटर के ऊपर गया, जिसको आप ऑलमोस्ट 1 मीटर का ही मान लेंगे। वैसे कुछ हिस्सा इधर दब जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा बाहर। उसको अगर बराबर बराबर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं करेगा, थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है, ठीक है। कई मीटर ब्रिज में क्या मिलेगा आपको, ये वायर दोनों के बीच में जुड़ रहा होगा और स्केल इसके ऊपर बना रखा होगा। स्केल के ऊपर से वायर नहीं जा रहा होगा, स्केल के नीचे से वायर जा रहा होगा, रीडिंग तो फिर भी आ जाएगी आपको। तो आपने देखना है कैसे एडजस्टमेंट कर रखे हो। कंस्ट्रक्शन समझ में आई इसकी, समझ रहे हो। ऊपर जो ये वायर गया 1 मीटर का लंबा, ये होता है कॉन्स्टेंटेन का, मैग्नीन का, यूरेका का जिसको बोलते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाई जाती है, वो होता है, ठीक है। आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था ना हमने, तो वो चीजें रखी।
और यहाँ से ये गया है, इसकी स्पीड रेसिस्टेंस मतलब इसकी रेसिस्टेंस होगी इस वायर की अच्छी खासी बढ़िया रेसिस्टेंस होगी और टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है इसकी रेसिस्टेंस, इसीलिए तो इसको भी यूज किया गया। ठीक है या नहीं? कॉन्स्टेंट वायर होता है ये या मैग्नेट का लेते हैं, मोस्टली कॉन्स्टेंट का लेते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या से करते हैं इसको फिर सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? इस लेफ्ट गैप के अंदर हम यहाँ एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे RB। इस रेसिस्टेंस बॉक्स में ढेर सारी रेसिस्टेंस होंगी, 1 ओम की, 1 ओम की, 2 ओम की, 2 ओम की, 5 ऐसे तो एक ओम की 2 मिलेगी, 2 ओम की मिलेगी, 5 ओम की मिलेगी, 10 ओम की मिलेगी, 50 ओम की मिलेगी, 100 ओम की मिलेगी, उसके बाद 500 की मिलेगी और ये बड़े 10,000 ओम तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपका साइज कितना है। ये बॉक्स होता है, इस पे कई सारे उसमें प्लग लगे होते हैं, प्लग टाइट करके रखो, वो रेसिस्टेंस काम में नहीं आ रही है, उसको निकाल दो तो बीच में कट हो गया, कट होने पे इसकी रेसिस्टेंस गई हुई है तो वहां से रेसिस्टेंस 1 ओम वाले को निकालोगे, 1 ओम की यूज में, बाकी सबको टाइट रखो, प्लग्स को जोड़ के रखो। समझ रहे हैं? जिसको भी प्लग आउट करेंगे उतनी ही रेसिस्टेंस बाहर आ जाएगी, उतनी ही वैल्यू मानी जाएगी। एक निकाल लिया, एक 3 निकाल लिया, कितनी यूज में आई? एक निकाल लिया, एक 3 निकाल लिया, 4 यूज में आ गई। एक निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, कितनी होगी? सीरीज में होती है सब ये, समझ? सीरीज में होती है तो हम इनको सीधा ही निकाल लेंगे। प्लग सब क्या रहने चाहिए? टाइट, जिसको सिर्फ आउट कर रखा होगा वो यूज में होगी। समझे या नहीं? तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। और यहाँ हम लेते हैं वो अननोन रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है x, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे वो यहाँ हम इस लेफ्ट गैप किसमें लेंगे? राइट गैप। इसको हमने लेफ्ट गैप ले लिया रेसिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, विड्थ सर्विस में क्या कहा गया था आपको? A और C के बीच में क्या जोड़ेंगे? याद करो, A और C के बीच में एक बैटरी, तो A से यहां से दो और एक बैटरी को जोड़ दो E के साथ, और ये C है भाई पॉइंट, यहाँ C है, A और C के बीच में बैटरी जोड़ दो। क्लियर है भाई? अभी ऑन नहीं किया, इसको सेल जोड़ दिया, करंट चलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। अब बेटा B और D के बीच में क्या जोड़ना होता है? गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ ये पॉइंट जो है इसके साथ आप गैल्वेनोमीटर जोड़ो और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा यहाँ एक रेसिस्टेंस जोड़ के करते हैं, हम सीधा ही बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, अभी रेसिस्टेंस भी नहीं जोड़ रहे, इसको सीधा जोड़ने लगे। एक जोकी होती है, जोकी जैसे पेचकस होता है ना हमारा टेस्टर जो आता है, उसमें पीछे से खुलता है ना, आपने देखा होगा, नीचे तो पेचकस की शेप होती है, ऊपर उसमें लाइटिंग आती है, हाथ लगाते हैं, उसमें उस पर खुल भी सकता हो, नट खोलोगे तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही नीचे सेम पेचकस टाइप की मिलेगी, थोड़ी चौड़ी मिलेगी, ऊपर आके और खोलने का प्रोविजन होगा, नट होगा, उसमें तार जोड़ो और वापस बंद कर दो बस। और उसके बाहर प्लास्टिक की होगी सारी, अंदर तो होगा उसमें कंडक्टर, पकड़ने के लिए प्लास्टिक का होगा, जैसे टेस्टर में होता है, उसको ऐसे पकड़ के और या इस वायर पे टच कराओ, जैसे ही वायर पे टच कराओगे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया था इस तरीके से होता है, एक 0 होगा, इधर 30 होगा, इधर भी 30 तक होगा मान लो। ठीक है, जैसे ही टच कराएंगे या तो ये नीडल इधर आ जाएगी या ये नीडल इधर आ जाएगी, 0 नहीं होगा। तब मान लो हमने टच कराया इसको, यहाँ इस सिरे पे डिफ्लेक्शन आ गया इधर 20 पे, लास्ट तक आ गया, यहाँ टच कराया तो इधर आ गया डिफ्लेक्शन। इसको ऑन करने के बाद इसको ऑन कर दो, एक बार यहाँ टच कराओ, मतलब इस सिरे पे टच कराओ, चेक करो, एक बार इस सिरे पे टच कराओ, चेक करो। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन A और C पे लगाने से एक बार एक साइड आए, दूसरी बार दूसरी साइड आए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आए डिफ्लेक्शन, A पे लगाने से इधर आया, B पे लगाने से इधर आया, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, तो मतलब आपके सारे कनेक्शन ठीक है भाई। और एक का साइड में डिफ्लेक्शन आ गया तो कोई ना कोई कनेक्शन लूज है या गलत जोड़ रखा है, ये इसकी पहचान होती है, कनेक्शन को करेक्ट चेक करने की। क्लियर है भाई? बात समझ में आई या नहीं? अभी मैंने इनका नाम लिख दिया है B और D का, वो अब आपको देख के बताएंगे। ठीक है,
अब हम इस रेसिस्टेंस को यहां से जो जोड़ रखा ए पॉइंट ए और इस